हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के एग्जाम के लिए जो जनरल स्टडीज का हमारा पोर्शन है, उसके लिए जो करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछा जाएगा उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जनरल स्टडीज के अंदर में एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो करंट अफेयर्स का भी रहने वाला है। मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों को करंट अफेयर्स करवाया था। आप लोग जो है बिहार करंट अफेयर्स बाय दानिश सर करके आप लोग सर्च भी करोगे या टीचिंग परीक्षा चैनल पे जाके देख लोगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी हमने काफी सारे करंट अफेयर्स किए थे, काफी सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते भी याद करवाई थी। प्लस मैंने आपको टेस्ट भी दिया था। आज भी आप लोगों से कह रहा हूं कि जो बच्चा पूरा ये लेक्चर देखेगा अच्छे से, ठीक है, मैं कुछ समय में उसके लिए एक टेस्ट बनाऊंगा और वो टेस्ट आप लोगों को दूंगा और चेक करेंगे हम लोग कि आप लोगों ने इस लेक्चर को कितना सीखा है आप लोगों ने। बट आप लोगों ने लाइव देखना है पूरा का पूरा लेक्चर। तो अच्छे से जब आप लोग देखोगे आप काफी सारी चीजें सीखोगे फ्रेंड्स। उन चीजों के ऊपर में बेस्ड इंफॉर्मेशन मैं भी आपसे पूछूंगा। अगर ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में आती है आप लोगों की तो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम के अंदर में आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सभी का स्वागत। और जहां जहां पर मैं भी फ्रेंड्स आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो, प्लीज जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे। जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स की करीब करीब 400 लोगों ने यहाँ पर मैं ऑलरेडी इस सेशन को लाइक कर दिया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ये जो लाइक्स है फ्रेंड्स और ज्यादा मोटिवेट करते हैं हमें और बेहतर आप लोगों के लिए करने के लिए और ज्यादा सेशंस आप लोगों के लिए लेने के लिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइक करने के लिए और जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते चलिए आप लोग। नाउ अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार 7th फेज के लिए जो आप लोगों का कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। आप लोग इस नंबर के ऊपर में कॉल करके जानकारी भी ले सकते हो। 99999 के अंदर में आप लोगों का जो है 6 मंथ का कोर्स है और 1499 के अंदर में 1 ईयर का, और ये सबसे सस्ता है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे सस्ता आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि 7611101101 या फिर 9697888844 इन नंबर के ऊपर में कॉल करके भी आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हो, जहां पर मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की आपकी पढ़ाई करवाई जा रही है। और हर सब्जेक्ट की जो भी आपका पूछा जाता है वो आप लोगों का बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक करवाया जा रहा है। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में बोला गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बिहार का जो आप लोगों का हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी वजह से आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों से बोला गया है फ्रेंड्स कि हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर में भारत की रैंकिंग क्या है। हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक कितनी है फ्रेंड्स इसके अंदर में। तो इंडिया जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, इंडिया की रैंक 126वें नंबर के ऊपर में है। 126वें नंबर पर। ओके, 126वें मतलब जो दुनिया में खुश देश है उसके अंदर में भारत 126वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पे कौन आता है ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लीज याद रखना कि 6वीं बार लगातार फिनलैंड जो है वो सबसे खुशहाल देश है। तो जल्दी से बढ़िया से आप लोग जो है वो बिहार की जो है 7th फेज की तैयारी करो, टीचर बन जाओ। ठीक है, फिर बाद में फिनलैंड के, अगर फिनलैंड में होता होगा 7th फेज की एग्जाम, ठीक है, तो वहां की भी कर लेना, खुश रहोगे बढ़िया से, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशहाल देश वही है। तो सबसे ज्यादा खुशहाल देश फिनलैंड है, ये आपको याद रखना है आप लोगों ने। दूसरे नंबर पे डेनमार्क आता है। इंडिया जो है आप लोग याद रखोगे 126वें नंबर पर है। 126वें नंबर पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हो। 126वें नंबर पर, पहले जो है 136वें नंबर पर था लेकिन इस बार 126वें नंबर पर है खुश देशों की सूची के अंदर में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अच्छा, हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो विश्व खुशहाली दिवस, हैप्पीनेस डे दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, 20 मार्च को जो है फ्रेंड्स खुशहाली दिवस मनाया जाता है या फिर हैप्पीनेस डे मनाते हैं आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लिखेंगे। हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स कितनी है या हैप्पीनेस रैंक कितनी है भारत की। 126, 126। सभी लोग लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में ताकि याद हो जाए आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मैं लेके चलता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ले लिया है।
नाउ फ्रेंड्स देखिए यहां पर मैं हाल ही में ट्रांसजेंडर मोनिका दास को किस राज्य में चुनाव के लिए आइकॉन नामित किया गया है? ट्रांसजेंडर, ठीक है, मोनिका दास। तो बताइए यहां पर मैं मोनिका दास जो कि एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है, तो इनको किस राज्य का जो चुनाव उस राज्य के चुनाव के लिए राज्य आइकॉन नामित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। तो प्लीज इस क्वेश्चन को याद रखेंगे सभी के सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? बहुत बढ़िया फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर्स आने भी यहाँ पर में स्टार्ट हो गए हैं। आंसर आप लोगों का होगा बिहार। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ट्रांसजेंडर मोनिका दास जो है वो बिहार की चुनाव आइकॉन बनी है। ठीक है, इससे पहले जो है फ्रेंड्स इन्होंने पहले भी यहाँ पर में बिहार के इलेक्शंस के लिए काम किया हुआ है। तो जो बिहार का चुनाव आयोग है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार, उन्होंने क्या किया है, मोनिका दास को जो है चुनाव के लिए आइकन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया जा सके चुनाव के तरफ में, तो स्टेट आइकन या फिर स्टेट इलेक्शन आइकन के रूप में इनको नामित किया है मोनिका दास। या फिर आपसे उसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बिहार ने किस ट्रांसजेंडर को स्टेट इलेक्शन के लिए आइकन के रूप में नामित किया है? तो मोनिका दास। सभी लोग लिख देंगे मोनिका दास ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए ताकि याद हो जाए आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए। हमारा टारगेट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 3000 का, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहना है सभी लोगों ने। अगर आप लोग ऐसे ही लाइक एंड शेयर सभी लोग करते रहोगे तो मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें अच्छे से करवा दूंगा, आप लोगों को बहुत एनर्जी के साथ में सारी चीजें याद भी करवा दूंगा। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये आपके एग्जाम के अंदर में पूछा जाने की प्रबल संभावना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत प्रबल संभावना है आप लोगों के एग्जाम के अंदर में इस क्वेश्चन की पूछे जाने की। बहुत प्रबल संभावना है, जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर मैं आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला गया है कि नागालैंड में जो चुनाव हुआ है, पहली बार कोई महिला जो है वो एमएलए बनी है, कोई महिला वहां पर में विधायक बनी है। तो कौन है वो महिला जो इस बार पहली बार विधायक बनी है? तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर में जो हेकानी जाखलू है वो बनी है, और दूसरा यहाँ पर में सलहौतू ओनुओ क्रूज ये भी बनी है। तो दो महिलाएं पहली बार, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला चुनकर आई है, और पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर में, मतलब पहली बार तो कोई महिला बनी और दो दो एक साथ हुई है, दो महिलाएं जो है वो बनी है यहाँ पर में एमएलए नागालैंड के अंदर में। अदरवाइज अब तक कोई महिला एमएलए नहीं बन पाई थी। 2023 के अंदर में आप लोगों का पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला बनी है और दो महिलाएं बनी हैं आप लोगों की एमएलए, ठीक है, यहाँ पर मैं तो आप लोगों को दिखा देता हूं, मैं आप लोग देख भी सकते हो फ्रेंड्स, हेकानी जखालू आप लोगों की और सालहोतू ओनुओ क्रूज। तो क्रूज याद रख लो आप लोग, और यहाँ पर में हेकानी जखालू याद रख लो आप लोग, आप लोगों को याद रहेगा। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए। अब बताओ आप लोगों के हिसाब से आंसर क्या होगा? अब यहाँ पर में जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। बहुत बढ़िया फ्रेंड। देखिए जैसे मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली आप लोगों के जो है वो आंसर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है जी। तो आपका जो आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो आपका लास्ट वाला आंसर रहेगा आपका, ये याद रखना है आप लोगों ने। जो लास्ट में आप लोगों को दिया, क्या दिया हुआ है आप लोगों को लास्ट में? आप लोगों को दिया हुआ है एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए और बी आप लोगों का आंसर है यहाँ पर में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, या फिर अगर आपका ऑप्शन नंबर ई आ गया यहाँ पर में, ऑप्शन नंबर ई या पांचवा दिया रहा है, तब ऐसा आप लोगों को आंसर लगाना है, एक से अधिक वाला आंसर, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाउ फ्रेंड्स तो ये एक बार देख लीजिए आप लोग यहाँ पर में, हेखानी जखालू और दूसरा वाला यहाँ पर में कौन सा है, सालहोतू ओनु क्रूज। तो क्रूज याद रख लीजिए आप लोग, आप लोगों का हो जाएगा, जम जाएगा आप लोगों को। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का, और लाइक एंड शेयर करते रहिए फ्रेंड जल्दी जल्दी से सभी लोग। देखिए अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो करवा दूं, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे। कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप लोग जो है दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको।
क्लास की, वहां पर ज्वाइन हो सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी कर सकते हो आप लोग, टीचिंग परीक्षा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल या टीचिंग परीक्षा सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, उस पर ज्वाइन हो सकते हो आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। सिद्धारमैया, तो सिद्धारमैया जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि इन्होंने बस कल ही जो है इन्होंने क्या किया, 20 तारीख को इन्होंने जो है वो शपथ ली है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है, आप लोगों को कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। जो बच्चे दानिश सर को जानते हैं, ठीक है, अच्छे से मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं जब भी कोई चीज पढ़ा रहा होता हूँ बिल्कुल रिसर्च करके पढ़ा रहा होता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि भाई क्या चीज कब क्या हो सकता है, एग्जाम में क्या पूछी जा सकती है, क्या चीजें हो सकती है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। में लेकिन फिर भी पूरी की पूरी मणि है, फिर भी बीरेन है वहां का इलाका, वीरान है वहां का इलाका, ऐसा याद रखने के लिए। अब बात आती है सिद्धारमैया, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि कर्नाटक के 90% चांसेस है अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बनेंगे, और सिद्धारमैया नहीं बनेंगे तो डी के शिव कुमार बनेंगे, इन दो के अलावा कोई नहीं बन सकता। बहुत हद तक चांसेस है, जब मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों से मिलूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए मैंने आपसे कहा था कि सिद्धारमैया या डी के शिव कुमार इन दोनों में से ही कोई मुख्यमंत्री बना है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कर्नाटका के न्यू अभी अनाउंस नहीं हुआ, ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को पढ़ाया था, जब ये बन जाएगा पिछले हफ्ते का आप लोगों का सिद्धारमैया, ठीक है, 2013 से 2017 तक भी वो रह चुके हैं वहां पर में, ठीक है, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, पूरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पूरा आपको रिसर्च करके बता रहा हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप, महताब हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने आखिरकार तय कर लिया है कि कौन यहां पर राज्य का मुख्यमंत्री होगा। सिद्धारमैया ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी खबर जो है आ रही है, और इस बात पर कर्नाटक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डी के शिव कुमार जी, तो आप लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स, आप लोगों को जो भी चीज पढ़ाई जाती है यहाँ पर मैं बिल्कुल रिसर्च के साथ में और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में रिसर्च करके मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। पिछले हफ्ते ही बता दिया था कि सिद्धारमैया बनेंगे आप लोगों के मुख्यमंत्री, और यहाँ पर मैं आप लोगों का अब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा कि भाई कौन बना है बिहार आप लोगों का कर्नाटक का मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया, ये याद रख लेना 24वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, 24वें नंबर के। नाउ फ्रेंड्स एक दो चीजें और आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, मुझे जो लगता है कि एग्जाम के अंदर में पूछी जा सकती है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है उसको कितनी सीटें मिली है, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर में कर्नाटक असेंबली के अंदर में टोटल 224 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें से जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस जो है उनको कितनी मिली है, तो 135 सीटें मिली है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बीजेपी को मिली है, बीजेपी को 66 सीटें मिली है, 66, तो ये दो चीजें आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, 135 और 66, दो दो याद रख लीजिए आप लोग, बाकी कोई आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आगे भी आप लोगों को ऐसे ही बिल्कुल जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में सटीक पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको कराऊंगा। तो सिद्धारमैया जो है याद रखना है 24वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहां पर में आपको बताना है कि अप्रैल 2023 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ, ठीक है, किस देश को 10,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब भारत उस देश को क्या करेगा, 10,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजेगा, क्योंकि वहां पर में खाने की कमी हो गई है, वहां पर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो भारत कौन से देश को भेजने वाला है, गेहूं भेजने वाला है भारत, और वो भी कितना, 10,000 मैट्रिक टन गेहूं जो है भारत भेजेगा उस देश को। और किसके साथ में उसने हस्ताक्षर किए हैं ज्ञापन के ऊपर में, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसके साथ में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की जो पूरे दुनिया के अंदर में खाने को लेकर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, विश्व खाद्य कार्यक्रम का, पूरे दुनिया भर में सभी लोगों को खाना मिले उसके ऊपर में ये काम करती है। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि अफगानिस्तान के अंदर में हम लोग भेजेंगे खाना, ये गेहूं, तो अफगानिस्तान में गेहूं भेजा जाएगा, उसके लिए यहाँ पर में काम करने की बात की गई है। हम लोगों ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ में समझौता किया है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज में था अभी। तो इसका हेडक्वार्टर्स जो है फ्रेंड्स रोम में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, रोम इटली के अंदर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। भारत गेहूं किसको भेजने वाला है, अप्रैल की ही न्यूज है, तो हो सकता है आप लोगों से पूछ ली जाए यहाँ पर में, अफगानिस्तान को। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे। देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, सभी लोगों को यहाँ पर में जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देना है, ताकि आप लोग को के लिए ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाता रहूं, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में आप लोगों को बताना है कि हाल ही में ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसने क्या किया है फ्रेंड्स, 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप का पता लगाया है उसने। ठीक है, खोंडालाइट पत्थर के खनन स्थल के ऊपर में ASI ने 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप का पता लगाया है। मतलब एक खुदाई कर रहे थे तो वहां पर में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूपा मिला है। तो ये बौद्ध स्तूपा कहां पर में मिला है? ठीक है, खोंडालाइट स्टोन माइनिंग जो साइट है उसका नाम है, उस जगह का नाम है खोंडालाइट स्टोन माइनिंग साइट। तो ये जगह है कहां पर में आप लोगों की, ये आप लोग बताओगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि काफी बड़ी न्यूज बन गई थी ये उस समय में कि भाई जो है एक स्तूपा मिला है, 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूपा मिला है। तो ये उड़ीसा के अंदर में है। उड़ीसा के अंदर में जो जजपुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर में आप लोगों को मिला है। तो आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रखना है, बस सिंपल सी बात है कि 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूपा कहां पर में मिला है आप लोगों को, तो उड़ीसा के अंदर में मिला है। उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है? तो जजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मिला है। आप लोग ये याद रखोगे, बस सिंपल सी बात, और कोई भी आप लोगों को करना नहीं है यहाँ पर में। ठीक है, वहां पर में खुदाई का एक स्थान था। जब खुदाई कर रहे थे तो खुदाई करते करते पता चला यार यहाँ तो एकदम पूरा का पूरा स्तूपा था, और स्तूपा को बनाने के लिए इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था जिन पत्थरों की खुदाई वो लोग कर रहे थे। उड़ीसा राज्य के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जजपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर में है। ठीक है, जहां पर में ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताओ क्या आप लोगों को, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर में पुरानी चीजों की खुदाई करती है, पुरानी चीजों को ढूंढ के निकालती है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। ठीक है, 1861 के अंदर में लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग उस समय में भारत के वायसराय थे। ठीक है, वायसराय थे भारत के, उनके समय में हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता है एग्जाम के अंदर में। 1861 में हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। सभी लोग देखिए, यहाँ पर मैं 1200 लोग देख रहे हैं फ्रेंड, 1200 के करीब करीब सभी लोग जल्दी से, यहाँ पर मैं 1200 लाइक दिखने चाहिए मुझे, ताकि जल्दी से ऐसे ही मैं आपको एनर्जी के साथ में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में पढ़ा सकूं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द 2022 पर्सन ऑफ द ईयर बाय अमेरिकाज प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मैगजीन टाइम। टाइम मैगजीन के अनुसार, ठीक है, आप लोगों को बताना है, टाइम मैगजीन के अनुसार 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना गया है? टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना गया है? सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी से बताइए। तो टाइम मैगजीन के अनुसार 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है फ्रेंड्स ये पर्सन ऑफ द ईयर जब भी टाइम मैगजीन घोषित करता है। तो 2022 का किसको किया था? मैक्सिमम लोग यहाँ पर में ए लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नहीं है यहाँ पर में, नरेंद्र मोदी आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, जेलेंस्की है। ठीक है, तो यहाँ पर में आप लोग याद रखेंगे व्लादिमीर जेलेंस्की, ये जो है आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति है, यूक्रेन के राष्ट्रपति। तो इनको पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया, क्योंकि ये अभी रशिया के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन्होंने हार नहीं मानी, लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ी इसी वजह से जो है पर्सन ऑफ द ईयर का इनको खिताब दिया गया है। ये याद रखना है आप लोगों ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति है, ये याद रखेंगे आप लोग, व्लादिमीर जेलेंस्की। पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का टाइम्स मैगजीन ने इनको खिताब दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका याद रहेगा सभी लोगों को ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर में नेम द इंडियन पर्सनैलिटी हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो ILO नाम की एक संस्था है, आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है आप लोगों की। ठीक है, 1919 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। जो मजदूर है, जो यहाँ पर में जो कारीगर होते हैं, उन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में, मतलब बाहरी ऑडिटर के रूप में किसी एक भारतीय की चुनाव किया गया, भारतीयों को चुना गया है। तो कौन है वो व्यक्ति? अमिताभ कांत, गिरीश चंद्र मुर्मू, शशिकांत शर्मा, विनोद राय। बताइए किसको चुना गया है यहाँ पर में? तो आंसर जो है फ्रेंड सिंपल सी बात है, हमारे भारत के जो CAG है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, मिस्टर मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल क्या किया गया है, यहाँ पर में ऑडिटर चुना गया है। मतलब इंडिपेंडेंट, जो बाहर से रहकर पूरी की पूरी जांच करता है, तो वो चुना गया। मतलब भारत के CAG भी रहेंगे और साथ ही साथ में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वो एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में भी काम करेंगे। तो ये 2024 से 2027 तक काम करेंगे ये। तो इनको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से इनके लिए चुना गया है 2024 से 27 के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए ये लोग पूरा का पूरा प्लानिंग करके रखते हैं, अच्छे से पूरा वेल प्लान रहता है पूरा का पूरा।
ठीक है, तो भारत के सीएजी, आप लोगों को बताना है कि सीएजी का आर्टिकल कौन सा है हमारे भारत के अंदर में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आर्टिकल भारत के अंदर में क्या है, भारत के संविधान के अंदर में। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आर्टिकल क्या है, ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आप लोग याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर में है आप लोगों का। ओके, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। ऑपरेशन त्रिशूल एक इनिशिएटिव है, किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑपरेशन त्रिशूल, बताओ। ऑपरेशन त्रिशूल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आप लोगों को। ऑपरेशन त्रिशूल देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं ऑपरेशन त्रिशूल जो है ना, ये किसने लॉन्च किया है आपको पता होना चाहिए। सीबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। आपको पता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये हमारा राजू है, ठीक है, ये राजू जो है एक बैंक में गया, इसने यहां से लिया मान लो 200 करोड़ रुपए का लोन कि भाई 200 करोड़ रुपए में मैं यहां पर मैं जो है क्या कर रहा हूं, ओके, एक चॉकलेट की फैक्ट्री डाल रहा हूं। चॉकलेट की फैक्ट्री डालूंगा यहां पर मैं मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए। उसने पैसे उधार लिए, जो भी उसने थोड़ा बहुत किया यहाँ पर में, और बाकी का पैसा लेकर जो है भाग गया। ठीक है, एक देश में भाग गया, अलग से पैसे चुकाए नहीं उसने। तो ये क्या हो गया, ये भगोड़ा हो गया, फ्यूजिटिव हो गया, ये यहाँ पर में भगोड़ा हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो भारत से काफ़ी सारे लोग आपराधिक मामलों में लिप्त है, पैसे के मामले में लिप्त है, उन्होंने जो है किसी ना किसी तरीके की धोखाधड़ी की है, भगोड़े है वो, उनको भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल इन्होंने यहाँ पर में लॉन्च किया सीबीआई के द्वारा। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, सीबीआई के द्वारा। जो भी भगोड़े हैं, जो भारत से भाग गए हैं पैसे लेकर, कम से कम जिनकी ऐसे 33 नामों की उन्होंने सूची बनाई है, 33 लोगों की सूची बनाई है जिन्होंने 100 करोड़ या उससे ज्यादा का घपला किया है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा का घपला किया है, तो उनको भारत में लाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। ऑपरेशन त्रिशूल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। बहुत ही ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताया मैंने। जी हाँ, नीरव मोदी और ये आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स की बाकी के जितने भी लोग हैं इस तरीके के, ठीक है, उसी कैटेगरी के अंदर में आते हैं ये लोग। नाउ आप लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसीलिए बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से जुड़ जाया करो। ठीक है, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हो, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल पे भी जुड़ सकते हो। स्टार्टिंग से जुड़ जाना ताकि आप लोगों को पूरी की पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ सके। ओके, जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस आपको स्टार्टिंग में बताया 20 मार्च। इसमें मैंने आपको बताया कि इसी दिन भारत के अंदर में क्या किया गया था, मतलब पूरी दुनिया के अंदर में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। तो भारत की रैंक कितनी है हैप्पीनेस के मामले में, सभी लोग कमेंट करके बताइए, देखते कितने लोग करेंगे, कितने लोग बता पाते हैं। और सभी को कमेंट करना है, हर एक बच्चे को कमेंट करना है अगर आप चाहते हो कि आपको याद हो जाए। बताइए कि कितनी भी रैंक है भारत की। तो भारत की जो रैंक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 126वीं है, 126 रैंक है भारत की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, 126वीं रैंक भारत की। चलो ठीक है, खुशबू बोल रहे हैं कि उनका बर्थडे होता है 20 मार्च, तो चलो बहुत अच्छी बात है खुशबू जी। आपकी इसी तरह से आपकी खुशबू से जो है भारत के अंदर में भी और ज़्यादा वो बढ़े, और ज़्यादा जो है आपकी तरक्की बढ़े, अच्छी बात है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों का इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, एक जो बन सकता है आप लोगों का, आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, वो ये है कि भाई इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी फ्रेंड्स, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। ठीक है, सावधान रहे, आभारी रहे, दयालु बने, ये इसकी थीम थी इस बार की। सावधान रहे, ठीक है, आभारी रहे, दयालु बने। 20 मार्च को ये वर्ल्ड हैप्पीनेस आप लोगों का, इंटरनेशनल हैप्पीनेस जो है डे होता है आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का शुभारंभ किया। आपको पता है फ्रेंड्स कि G20 की प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है? G20 मतलब दुनिया की जो सबसे बड़े जो 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका समूह है ये, और भारत भी इसका हिस्सा है। तो G20 2023 है,
उसका उसका भारत होस्ट है G20 2023 का। तो इसके लिए 2022 के अंदर में एक लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की गई थी। तो आपको बताना है इसका विषय क्या है, इस सम्मेलन का हमने क्या इसका विषय रखा है, थीम क्या रखी है, इसकी थीम हमने जो डिसाइड की है। और बहुत फेमस है क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया ना, हमारा भारत, हम इसके प्रेसिडेंट है 2023 के अंदर में, तो हम डिसाइड करेंगे। तो 2023 के अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। बताइए क्या है यहाँ पर में आप लोगों का, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी का जो अपॉर्चुनिटी है उसको रियलाइज करना। ऑल वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसको हम लोग वासुदैव कुटुंबकम भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर में। तो आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब कि 21वीं शताब्दी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास में, कि सभी लोग मिलजुल कर रह सके, एक ही अर्थ है, हम एक परिवार है और हमारा कॉमन फ्यूचर है, हम सब एक है यहाँ पर में, ठीक है। तो वासुदैव कुटुंबकम नाम का जो हमारा एक घोष वाक्य हमारे भारत के अंदर में जो यूज किया जाता है, संपूर्ण सृष्टि हमारा घर है, वहां से इंस्पायर होकर इसको लिया गया है। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, वासुदैव कुटुंबकम हम लोग समझ जाएंगे, अंग्रेज लोगों को क्या समझ में आएंगे, वासुदेव क्या है ये, ठीक है। तो उनको तो समझाना पड़ेगा ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इस तरह से हम लोगों ने उनको समझाया है यहाँ पर में। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप लोग देखोगे मेरा एक पोस्ट मैंने डाला था इसी चैनल पे, आप लोगों को पता ही है कि ये जो चैनल है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा स्टार्ट होने से पहले इसका नाम दानिश शेख सर चैनल था, ठीक है। उस समय में आप जाओगे ना बहुत ज़्यादा पीछे, पहले आप लोग तो मैंने एक पोस्ट भी किया था उस समय में भी आप लोगों का, जिसमें मैंने ये वाली इमेज आप लोगों के साथ में शेयर की थी, ठीक है, जो जिसमें बताया था कि भाई कौन कब कब किया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 17वें नंबर की जो G20 समिट है उस समय में इंडोनेशिया होस्ट कर रहा था, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, 2022 के अंदर में इंडोनेशिया, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंडोनेशिया। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें 18वें नंबर की, तो भारत जो है फ्रेंड्स 2023 के अंदर में होस्ट कर रहा है, ये याद रखेंगे आप लोग। अब क्वेश्चन एक बन सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में कि 2024 के अंदर में 2025 के अंदर में कौन होस्ट कर रहा है, तो इसको भी एक बार लिख डालो आप लोग कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको याद हो जाए। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोगों को कमेंट में सभी लोग लिखेंगे, मेरे को चाहिए आप लोगों से कमेंट के अंदर में, अगर आप चाहते हो कि मेरी भी ऐसी एनर्जी बनी रहे तो आप लोगों को भी अपनी एनर्जी दिखानी पड़ेगी यहाँ पर में, ठीक है। ओके, तो देखिए 2024 के अंदर में, ठीक है, ब्राजील करने वाला है, 2024 के अंदर में ब्राजील इसकी मेजबानी करेगा। उसके बाद में 2025 की बात करेंगे हम लोग तो साउथ अफ्रीका करेगा। तो देखो आपको चार चीजें याद रखनी है, 2022 का इंडोनेशिया, 2023 का हमारा खुद का प्यारा भारत 2023 के अंदर में हम लोग कर रहे हैं, ब्राजील 2024 में, और 2025 में साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, सभी लोग लिख दो कमेंट में, ये चार के चार बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट वाली चीज आपको और बता दूं मैं, कि भाई लोग आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 में भारत जो G20 की समिट का आयोजन कर रहा है वो कितनेवें नंबर की है, और ये बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, मैं जैसे देख पा रहा हूं ना, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। 18वें नंबर की है भाई, इसको याद रखो आप लोग, 18वें नंबर की G20 समिट है ये, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 18th नंबर की है भारत जो आयोजित कर रहा है। कर दिया सभी लोगों ने, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही लिखते रहेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में पहले होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि बीपीएससी ने बोल दिया है कि वो लोग आप लोगों को ट्रिक में फंसाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि होम्योपैथी भी एक जो है इलाज करने का तरीका है, ठीक है। हाहामैन, ठीक है, सुलेमान करके एक व्यक्ति थे, सैमुअल हाहामैन करके एक व्यक्ति थे, जिन्होंने होम्योपैथी की, बहुत लंबा चौड़ा सा नाम था उनका, ठीक है। तो मैं आपको दो अक्षर बता देता हूं उनके, ठीक है। सैमुअल हाहामैन जो थे, उन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी, जर्मन व्यक्ति थे वो। आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो होम्योपैथी है, इसके अंदर में ना बहुत ही कम अमाउंट के अंदर में आपको मेडिसिन दी जाती है लंबे समय तक, जिससे कि आप ठीक होते हो। तो होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन होम्योपैथी के लिए कहां पर में आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है डायरेक्टली, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो न्यू दिल्ली आंसर कर रहे हैं कि भारत में क्यों होगा करके। भारत में नहीं है भाई, वो भारत के अंदर में नहीं है, वो दुबई के अंदर में आयोजित हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऐसा नहीं है कि भारत है, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो भारत के अंदर में ही होगा करके, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा होम्योपैथी डे जो है वो आप लोगों का कब आता है, ये भी आप लोग बता सकते हो, होम्योपैथी डे
ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, क्योंकि सैमुअल हाहमैन का जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है आपका, उस दिन उनका बर्थडे होता है। ठीक है, तो दुबई के अंदर में ये आयोजित किया जाता है। अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए उन्होंने इस पद्धति का आविष्कार किया था। 10 अप्रैल को आता है उनका बर्थडे, तो 10 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, होम्योपैथी डे मनाते हैं। दुबई के अंदर में आयोजित हुआ था, तो दुबई के अंदर में पहला होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट आयोजित किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है, बस इतनी सी बात है, कोई आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों के आपको बताना है, एक स्केल ऐप है, इसको किसने लॉन्च किया है? स्केल ऐप को, स्केल ऐप किसने लॉन्च किया है? स्केल ऐप किसने लॉन्च किया है? स्केल ऐप को जी राहुल कुमार जी। ठीक है, तो कर्मचारियों के लिए किस समूह को लाभ पहुंचाने के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, स्केल ऐप जो है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ये स्केल ऐप लॉन्च किया गया है लेदर वर्कर के लिए, चमड़ा श्रमिकों के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्केल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया, तो आप लोगों को याद रखना है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयमेंट या फिर लेदर एम्प्लॉयज। जो भी आप लोगों के ऐसे एम्प्लॉय है या ऐसे कारीगर है जो लेदर का, चमड़े का काम करते हैं, चमड़े का बैग, चमड़े के जूते, चमड़े की बहुत सारी चीजें जो बनाई जाती है, उनके लिए जो है फ्रेंड सर्टिफिकेशन कोर्स है ये आपका इस ऐप के जरिए जो प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज स्केल ऐप ये लॉन्च किया गया है आप लोगों का लेदर चमड़े के व्यापारी, चमड़े के कारीगरों के लिए। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, इसकी स्केल ऐप चमड़े के कारीगरों के लिए है। तो ये क्वेश्चन है यही आएगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जब भी स्केल ऐप के ऊपर में क्वेश्चन आएगा यही इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा मैं कि मध्य भारत के अंदर में, ठीक है, एक बार क्या हुआ यहाँ पर में इस इलाके के अंदर में चमड़े के जो कारीगर है उनको बहुत ही नीची जाति का माना जाता था। ठीक है, चमड़े के जो कारीगर है जो चमड़े का काम करते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो उनके लिए एक गुरु थे जिन्होंने इनके उत्थान के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका नाम बता सकते हो आप लोग? ठीक है, गुरु घासीदास जी। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास जी, घासीदास, उन्होंने चमड़े के कारीगरों के लिए बहुत काम किया है, गुरु घासीदास जी ने। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर ने एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मेजबानी किसने की थी ये आप लोगों को बताना है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी 2022 की किसने की, कौन से शहर में हुई थी? अच्छा, अगर आप लोगों से देश पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से हो सकता है ना एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन से देश ने की थी, तो आप लोगों का डायरेक्टली आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान सोचकर लोगों को लगेगा भाई उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, पता ही नहीं लोगों को, बहुत सारे लोगों को। तो ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ताशकंद। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ताशकंद में ये नहीं हुआ था। ताशकंद के अलावा जो दूसरा शहर है उनका समरकंद, समरकंद यहां पर में हुआ था। तो समरकंद इज द आंसर। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, समरकंद नाम का जो शहर है उज्बेकिस्तान के अंदर में, वहां पर में एससीओ की मीटिंग हुई थी 2022 की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहां पर में हुई थी? समरकंद में हुई थी। बट ये भी याद रखना है समरकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी नहीं है। ठीक है, समरकंद नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, यहाँ पर में आपको उज्बेकिस्तान मिलेगा कहां पर में, ये रशिया है। ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, कजाकिस्तान है बड़ा सा, सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये यहाँ पर में आप लोग देख रहे हो, ये आपका है उज्बेकिस्तान। ये यहाँ पर में इस तरीके से, ये उज्बेकिस्तान। इसको थोड़ा सा जूम इन करके अगर हम लोग यहाँ पर में देखेंगे फ्रेंड्स, तो काफी सुंदर सा शहर है। उसके अंदर में आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर में उसकी राजधानी है ताशकंद। ठीक है, और ये एक शहर है आप लोगों का समरकंद। यहाँ पर में ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, समरकंद नाम की जगह पे एससीओ की समिट हुई थी 2022 की। ओके, अब एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, वैसे तो काफी सुंदर है देश, आप लोग जा भी सकते हो, घूमने के लिए जाना है आप लोगों ने उज्बेकिस्तान तो जा भी सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में इस तरीके से।
नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में भारत और पाकिस्तान दोनों के दोनों इसके मेंबर्स है। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। भारत पाकिस्तान दोनों के दोनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य है। तो भारत भी सदस्य है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहां पर मिलेगा आप लोगों को? कोई बता सकता है मुझे? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है? ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। बिल्कुल मीठी बीपीएससी जी, यहाँ पर में जब भारत को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनाने की बात आई थी तो ये सोचा गया उनके द्वारा कि भाई पाकिस्तान को भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक को बनाएंगे तो दूसरा, दूसरे को बनाएंगे तो पहला नाराज हो जाएगा। तो 2017 के अंदर में दोनों को एक साथ जो है इनका सदस्य बनाया गया था एससीओ का। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर्स है वो आप लोगों को बीजिंग के अंदर में मिलेगा। नाम शंघाई है लेकिन आपको मिलेगा कहां पर में इसका हेडक्वार्टर्स? बीजिंग के अंदर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, बीजिंग के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। बीजिंग के अंदर में, बीजिंग राजधानी में। नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लेकिन है बीजिंग के अंदर में, ठीक है, चाइना में। अच्छा, एक चीज और बताऊं आप लोगों को, एक चीज और बताऊं। 2022 के अंदर में मेजबानी जो है वो उज्बेकिस्तान ने की थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को। 2023 में इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? 2023 के अंदर में, ठीक है, 2023 के अंदर में कौन होने वाला है? तो 2023 के अंदर में जो है फ्रेंड्स भारत इसकी मेजबानी करेगा, ये याद रखना है। 2023 में इंडिया इसकी मेजबानी करने वाला है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इंडिया विल होस्ट द एससीओ समिट इन 2023। सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का ये एससीओ वाला, ठीक है। G20 2023 भारत के अंदर में, एससीओ 2023 भारत के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? विश्व डेयरी, ठीक है, शिखर सम्मेलन, डेयरी वाला शिखर सम्मेलन, ठीक है। आपको पता है कि दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट्स बोला जाता है। तो बताइए, विश्व डेयरी जो है आप लोगों का शिखर सम्मेलन कहाँ पर में आयोजित किया गया था? ठीक है, काफी सालों के बाद में ये आयोजित हुआ था फ्रेंड्स, बहुत सालों के बाद में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। पहला नहीं है ये, लेकिन काफी सालों के बाद में आयोजित हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो आयोजित हुआ था वो हुआ था 1974 में, 1974 में। आप देख सकते हो कि कितने सालों के बाद आयोजित हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक है। और ये हुआ था आप लोगों का ग्रेटर नोएडा के अंदर में, उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा के अंदर में। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर में ये आयोजित हुआ था, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, क्योंकि ये कितने सालों के बाद में हुआ आपका, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। 1974 में हुआ था भारत के अंदर में उस समय में, अब उसके बाद में हुआ है 2022 के अंदर में। कितने साल हो गए? कौन 1974 में हुआ था पैदा आप लोगों का? ठीक है, नहीं हुए थे ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। निम्न में से किसे भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, 22वें लॉ कमीशन के रूप में किसको आयोजित किया गया है? जल्दी बताइए। और यहाँ पर मैं सभी लोग कमेंट, देखिए जैसे जैसे आप लोग को आंसर दिख रहा है वैसे वैसे आप लोग कमेंट करते रहेंगे। यहाँ पर मैं कमेंट्स में आंसर करते रहना है आप सभी लोगों ने। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। क्या बात है जूही गुप्ता। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारत के अंदर में जो विधि आयोग है, जो कानून निर्माण के अंदर में भारत सरकार की मदद करता है, ठीक है, उसमें 22वें नंबर का जो विधि आयोग है, ऋतुराज अवस्थी, इनको नियुक्त किया गया है। बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वें नंबर के विधि आयोग या फिर लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है ऋतुराज अवस्थी को। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग लिखे होंगे। ठीक है, 22वें 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, आगे लिखिए आप सभी लोग ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, सभी लोगों को लिखना है ऋतुराज, ठीक है, अवस्थी, सभी को लिखना है ताकि याद हो जाए आप सभी लोगों को। ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है, ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को ये पॉइंट। चलिए, तो ये देख सकते हो आप लोग, ये है ऋतुराज अवस्थी। ये जो है कर्नाटक के चीफ जस्टिस रह चुके हैं इससे पहले, कर्नाटक हाईकोर्ट के, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी। ना फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन शहरों को हाल ही में यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में जोड़ा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर दिया उसको जो है फ्रेंड्स एक प्लेट गोलगप्पे आज रात में, जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर सही सही कर दिया, बताइए।
निम्नलिखित में से किन शहरों को हाल ही में यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में जोड़ा गया है? यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ठीक है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, बेसिकली जो अलग अलग शहर है ना, ठीक है, उनको जोड़ता है। अभी तक अब तक जब तक मैं आपको बता रहा हूँ 294 जो सिटीज है उसको यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में जोड़ा जा चुका है। मतलब उनका एक नेटवर्क बनाया गया है, उनको आपस में जोड़ दिया गया है ताकि ज्ञान का आदान प्रदान हो सके इन शहरों के बीच में, ठीक है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में त्रिशूर है और नीलाम्बूर है आप लोगों का। ये दोनों के दोनों कहाँ पर में, आप लोग बताइए। यहाँ पर में इवन वारंगल भी है आप लोगों का, ये एक ही जगह पे एक शहर में, और वारंगल भी आपका। तो शहर आप लोग यहाँ पर में दोनों के स्टेट्स बताओगे मुझे। तो आंसर होगा आप लोगों का मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि तीनों के तीनों को जोड़ा गया है भारत के अंदर में से, तीनों के तीनों को। ठीक है सर, गोलगप्पे बोलते हो आप लेकिन खिलाते नहीं हूँ। मैंने कहा बोला खिलाऊंगा करके, मैंने कहा आपको मिलेंगे करके, आप बिल्कुल आप खा सकते हो जाके, ठीक है। बिल्कुल आप जाइए, बिल्कुल खाइए। अगर खाना है आपने तो नागपुर आइए, मैं आपको बिल्कुल खिलाऊंगा, ठीक है। एक प्लेट गोलगप्पा, पूरा एक प्लेट गोलगप्पा खिलाऊंगा। और वहाँ पर मैं बाद में सूखी पापड़ी भी उसमें बढ़िया से प्याज डाल के, नमक डाल के उसके ऊपर में, ठीक है, आपका धनिया वगैरह डाल के स्पेशल आपको खिलाऊंगा, एक आपके लिए, आप लोगों के लिए, जो भी आना चाहता है तो आ जाइए बिल्कुल, अगर आ सकते तो, ठीक है। तो त्रिशूर जो है और नीलाम्बूर जो है आप लोगों को ये केरला के अंदर में मिलेंगे, आप लोगों को केरला में, ये याद रखेंगे आप लोग, केरला में, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स वारंगल की, तो वारंगल आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर में आप लोगों का तेलंगाना के अंदर में, तेलंगाना में। तो ये जो तीन सिटीज है, त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल, इन तीनों को क्या किया गया है, इन तीनों को जो है जो यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है उसके साथ में जोड़ दिया गया है। मैंने आप लोगों को अभी बताया फ्रेंड्स कि 294 सिटीज को अब तक जोड़ा जा चुका है पूरे दुनिया की। जोड़ा जा चुका है मतलब कोई तार लगा के जोड़ दिया ऐसा नहीं है, जोड़ा जा चुका है मतलब उस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। और ये कोशिश की जा रही है कि इन शहरों के बीच में ज्ञान का आदान प्रदान हो, ठीक है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा को, ठीक है, जो आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि हमारे जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा, हाल ही में उनको किस देश ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, भारत से उस देश में लोग जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, टीचर एग्जाम क्लियर करने के बाद में जब उनकी शादी हो जाए तो वो लोग जो है बढ़िया हनीमून वगैरह के अंदर में, या फिर अगर शादी हो चुकी तो अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए जाए उस जगह पे, क्योंकि दानिश सर ये वाला क्वेश्चन तो कराएंगे। तो फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में उनको चुना गया है, ठीक है। तो कौन सा देश है जिसने नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में चुना है, ताकि भारत के ट्रेवलर ज़्यादा से ज़्यादा उस देश के अंदर में यात्रा करें जिस देश ने इनको चुना है, मतलब अपना प्रचार एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने चुना है। तो बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का, आंसर होगा आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा जो है फ्रेंड्स ये फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं स्विट्जरलैंड टूरिज्म के। तो कुछ दिन तो गुजारिए स्विट्जरलैंड में, ऐसा नीरज चोपड़ा कहेंगे। वैसे एक चीज़ आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट वाली चीज़, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि नीरज चोपड़ा ने कौन से तारीख को गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर में? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है मैं बिना मतलब के नहीं पूछता आप लोगों से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी तारीख थी जिस दिन उन्होंने भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीता था? क्योंकि वो आप लोगों की इंपॉर्टेंट वाली चीज़ बन गई है। जी हाँ, सीटेट का पास होना ज़रूरी है, सीटेट बिना पास हुए आप उसके अंदर में नहीं बैठ सकते, सीटेट कंपलसरी है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, ये याद रखेंगे आप लोग, आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा मैत्री राजदूत के रूप में इनको किया गया है 7 अगस्त, 7 अगस्त 1900 नहीं भाई, 2021 को, ठीक है, टोक्यो के अंदर में, टोक्यो ओलंपिक के अंदर में इन्होंने जो है भाला फेंकने के अंदर में फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता था। और इसी वजह से इसको जेवेलिन थ्रो डे के रूप में, भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, भाला फेंक दिवस के रूप में। तो जेवेलिन थ्रो डे, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि जेवेलिन, ठीक है, जेवेलिन थ्रो डे, या फिर जिसको आप लोग हिंदी में भाला फेंक दिवस के रूप में मना सकते हो, भाला फेंक, भाला फेंक दिवस। तो भाला फेंक दिवस जो है वो कौन से तारीख को मनाया जाएगा, हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार दूसरा भाला फेंक दिवस मनाया गया था, 2022 में पहला भाला फेंक दिवस, ठीक है, 7 अगस्त 2021 की याद में, और 2023 के अंदर में 7 फरवरी को
जो है आप लोगों का दूसरा भाला दिवस जो है मनाया जाएगा अब यहाँ पर में 7 अगस्त को। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, 7 अगस्त इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से, तो प्लीज इसको याद रखिए सभी लोग, 7 अगस्त को। नाउ फ्रेंड्स, पेंसिल पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेंसिल पोर्टल किस चीज से रिलेटेड है? भारत सरकार ने एक पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया है, आप लोगों को बताना है कि पेंसिल पोर्टल किस चीज से रिलेटेड है। पेंसिल पोर्टल वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर में बात करें पेंसिल पोर्टल की, तो पेंसिल पोर्टल जो है आप लोगों का जो बाल श्रम है आप लोगों का, ठीक है, बाल श्रम, उसको रोकने के लिए या उसके अंदर में काम करने के लिए यहाँ पर में बनाया गया है। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूंगा। आप देख सकते हो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर ना हो, इसके लिए ये पोर्टल है आप लोगों का। इस पोर्टल के अंतर्गत क्या किया जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, कि भाई जो चाइल्ड जो भी बच्चे हैं अगर कहीं पे भी मिलते हैं काम करते हुए, ठीक है, अगर वो 14 साल से छोटे हैं और वो काम करते हुए मिलते हैं, तो श्रम मंत्रालय कोशिश करेगा कि उनको स्कूल तक कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, इसका नाम इन्होंने ऐसा रखा है पेंसिल। तो पेंसिल पोर्टल जो है किससे रिलेटेड है? नो चाइल्ड लेबर पॉलिसी जो है भारत की, कि कोई भी भाई श्रम, बाल श्रम जो है वो ना हो, तो बाल श्रम से रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है ये पोर्टल। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ये पहल है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पहल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको याद रखना, बाल श्रम को रोकने के लिए इसको बनाया गया है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस संस्था ने समुद्री तरंगों से ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने के लिए सिंधुजा 1 नामक प्रणाली विकसित की है? सिंधुजा 1 नामक प्रणाली विकसित की है। ठीक है, सिंधुजा 1। तो सिंधुजा 1 नाम की जो है फ्रेंड्स, इन्होंने प्रणाली विकसित की है, एक तरीके का इक्विपमेंट है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हो, ये है वो इक्विपमेंट। इसको कुछ नहीं करना है, बस पानी में छोड़ दो। ठीक है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया करके ये समुद्र में इधर उधर घूमता रहेगा मस्त पैकी, और लहरों से टकराता रहेगा। आज हम लहरों से टकरा गए, तुमने दी आवाज और हम आ गए। ठीक है, वैसा वाला बढ़िया से ये टकराता रहेगा लहरों से, और जो लहरें हैं जो टकराती रहेंगी, उससे क्या होगा फ्रेंड्स, इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगी। तो इसको, इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने सिंधुजा 1 नाम दिया है, जिससे कि आप लोगों की, ठीक है, 100 वॉट्स ऑफ एनर्जी जो है वो हर दिन प्रोड्यूस की जा सकती है इसके अंदर में। ठीक है, 100 वॉट्स ऑफ एनर्जी इसमें प्रोड्यूस की जा सकती है, ये याद रखेंगे आप लोग। और इसको जनरेट किसने किया है, इस टेक्नोलॉजी को? आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स है उन्होंने, आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। तो सिंधुजा 1 नामक एक जो समुद्री तरंगों से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली टेक्नोलॉजी है, वो किसने डेवलप की है? आईआईटी मद्रास ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सिंधुजा 1, तो सिंधुजा 1, प्लीज इसको रिवाइज करना है आप सभी लोगों ने। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। जल्दी जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर भी कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, अपना लाइक और शेयर करके यहाँ पर में बताते रहिए कि हाँ आप लोग जो है और बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हो, और भी सारी चीजें आप लोग करना चाहते हो यहाँ पर में। नेक्स्ट, विच डे विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल जेवेलाइन थ्रो डे इन इंडिया? भारत के अंदर में जो है नेशनल जेवेलाइन थ्रो डे कौन से दिन मनाया जाएगा, बताओ। आप लोग आंसर करोगे सारे के सारे लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो जो है यहाँ पर में जो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक था, उसके अंदर में नीरज चोपड़ा ने जिस दिन भाला फेंका था उसी दिन इसको मनाया जाना है। तो ये सारे के सारे आप लोग कमेंट करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने कमेंट के अंदर में इसका आंसर कर दिया होगा। कमेंट में सबको आंसर करना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोगों को आंसर करना है इस कमेंट का। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं बता दूं, जितने भी लोग बिहार 7th फेज के लिए तैयारी कर रहे हो और आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में तैयारी करना चाहते हो, तो 6 मंथ का कोर्स 999 के अंदर में, या फिर 1 ईयर का कोर्स 1499 के अंदर में आप लोग कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए, डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, या फिर आप लोग इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो।
ये जो नंबर्स आप लोग देख रहे हो 7611 101 101 या फिर 9697 888 इसके ऊपर में भी कॉल कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आप लोगों की तैयारी वहां पर में करवाई जा रही है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बहुत ही फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ठीक है, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24, 25 कौन सी तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, 2012 से जो है वो हर साल 21 मार्च को, 21 मार्च को आप लोग क्या करते हो? वन दिवस मनाते हो यहाँ पर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2012 से हर साल 21 मार्च को मनाया जा रहा है। 22 मार्च को आप लोग क्या मनाते हो, ये भी आप बता सकते हो। 22 मार्च को आप लोग कौन सा वाला दिन मनाते हो? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, एक क्या दो इंपॉर्टेंट डे आप लोगों के लिए तो। ठीक है, तो 22 मार्च को सबसे पहले तो फ्रेंड्स वाटर डे मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, वाटर डे। इसी के अलावा बिहार दिवस भी इस दिन मनाया जाता है, बिहार दिवस। ठीक है, बिहार दिवस भी मनाते हो आप लोग 22 मार्च को, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 24 मार्च को जो है वो टीबी डे या ट्यूबरक्यूलोसिस डे मनाते हो आप लोग, टीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते थे, इस चीज़ को भी। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 2023 में। 21 मार्च को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बोलो या 2022 का बोलो, सभी 21 मार्च को ही मनाया जाएगा, 2012 से मनाया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि 20 मार्च वाला भी हम लोगों ने देखा था। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 20 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? ठीक है, 20 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। ठीक है, लाइक एंड शेयर करते रहिए फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए हर हफ्ते ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे जो है लेक्चर्स लेकर आता रहूँ। ओके, सभी लोग लाइव देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हो, सभी लोगों ने कमेंट जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है सेशन को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ऐसे ही हम लोग करते रहे यहाँ पर में। ठीक है, तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ इस बार की थीम थी, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है, वन और स्वास्थ्य 2023 के लिए इस बार की थीम थी, वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। याद रहेगा आप सभी लोगों को? चलिए, तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने आज का हमारा जो सेशन है इसको यहाँ पर मैं किया है। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर में जुड़ सकते हो। आप लोगों को इसकी जो टीचिंग परीक्षा इस ये वाली जो पीडीएफ है ये आप लोगों को कहाँ मिलेंगी मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, पीडीएफ जो है फ्रेंड्स आप लोग जाओगे ऐप में। ठीक है, टीचिंग परीक्षा ऐप के अंदर में जाओगे, ऐप में जाकर आप लोगों को जाना है यहाँ पर मैं आप लोगों का बिहार का जो कोर्स है, ठीक है, बिहार का, ठीक है, बिहार 7th फेज करके कोई कोर्स है आप लोगों का। ठीक है, पेड कोर्स है वैसे वो, लेकिन आप लोगों के लिए पीडीएफ फ्री रहेगी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। बिहार पेड कोर्स में जाना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके अंदर में आप लोगों को कहीं तो भी वाईटी पीडीएफ मिलेंगी, वाईटी पीडीएफ या वाईटी करंट अफेयर की पीडीएफ, वाईटी करंट अफेयर पीडीएफ। ठीक है, करंट अफेयर्स पीडीएफ करके कुछ आप लोगों को मिलेंगी, वहाँ जाना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके अंदर में आप लोगों को मिल जाएगी पीडीएफ पढ़ने के लिए ऐप के अंदर में, तो आप लोग वहाँ पर भी इसको जाकर पढ़ सकते हो, फ्री है, डोंट वरी। ठीक है, पेड कोर्स पेड है, लेकिन वो वाली उसको अनलॉक रखा गया है ताकि आप लोग उसको पढ़ सके वहाँ पर में। जो पेड वाले बच्चे उन लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि आप लोगों का जब डाला जाता है तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट चला जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ देर के अंदर में वहाँ पर मैं डाल दूंगा, तो पेड वालों को तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड करके वो वहां तक पहुंच जाइए, वहां पर में आप लोगों को मिल जाएगा ये चीज़। ओके, चलिए, तो ये वहां पर में डाल दिया गया है ताकि आप लोग वहां से अच्छे से पढ़ सके, एक जगह पे आप लोगों के लिए वो अवेलेबल रहे सारा चीज़। पिछले हफ्ते की भी अवेलेबल है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हो वहां पर में जाकर। ओके, राष्ट्रीय आंदोलन की थ्योरी कराइए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स इस सेशन को। अगर टीम को लगता है कि यार हाँ आप लोग कर रहे हो तो बिल्कुल उसके लिए भी और भी सेशंस आप लोगों के लिए आयोजित करवाए जाएंगे। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के थक गए सर। नीतू BZ जी, अगर मान लीजिए, मान लो कि आप एक लड़का होते हैं, ठीक है, और आपके पीछे वाली गली के अंदर में, ठीक है, आपके पापा के दोस्त की बेटी होती ही, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आप फेसबुक के अंदर में आराम से ढूंढ लेते हैं। एक ऐप के अंदर में पीडीएफ नहीं ढूंढ पा रहे, छोटे से ऐप के अंदर में, यार मजाक कर रहे हो क्या आप? ठीक है, चलिए ढूंढ लो आप, आराम से मिल जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है उसके अंदर में। मैंने बता दिया आपको कि ऐप में जाना है, बिहार 7th फेज के कोर्स के अंदर में जाना है, उसके अंदर में आराम से मिल जाएगा, कोशिश तो करो। ठीक है, उसके अंदर में चुल मचाओ, थोड़ी सी छेड़छाड़ करो, इधर जाओ उधर जाओ, वापस से इस फोल्डर में जाके देखो, उस फोल्डर में जाके देखो, आराम से मिल जाएंगे, इसमें क्या। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे यहाँ पर में
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रवेश कुमार जी वो होता है ऐप के अंदर में, हो रहा है बिल्कुल ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।